नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच सीजीपीएससी एम में। देखो, पंचायती राज सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन का वेटेज है। तो इस एक एमसीक्यू सीरीज है, इसमें आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा। इसमें से कुछ नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे और आपके लिए यहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। इसमें टोटल 80 प्लस क्वेश्चंस हैं, आप एक बार पूरा कर लेना तो आपको एक अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार क्या था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक अधिकार था आर्टिकल नंबर 73। आर्टिकल नंबर 73 के अंतर्गत ही भारत में संवैधानिक आधार दिए गए थे। नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? इसमें बलवंत राय मेहता के थ्रू माना गया था ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो सबको पता है कि यह 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज चुनाव का अंतराल कितना होता है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान पूरे इंडिया में 33% है पंचायती राज के लिए, लेकिन सीजी में छत्तीसगढ़ में इसका 50% महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान माना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में सम्मिलित है। तो पंचायती राज के कार्यों में क्या सम्मिलित है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। इसमें क्या सम्मिलित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण जैसे 29 विषय हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण, इसमें 29 विषय जो हैं वो पंचायती राज के कार्यों के अंतर्गत रखा गया है और उसी से रिलेटेड पंचायती राज सिस्टम कार्य करता है। नंबर 6 है, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ए दिया है, केंद्र सरकार को मजबूत करना। केंद्र सरकार को मजबूत करना तो हो ही नहीं सकता। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। राज्य सरकार को कमजोर करना, ये भी नहीं हो सकता है। न्यायपालिका को सशक्त करना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है बी। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं मुख्यतः स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। यह व्यवस्था स्थानीय लोगों को अपनी क्षेत्र के विकास में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। नंबर 7 क्या है इसमें? नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों का मुख्य स्रोत क्या है? वित्तीय संसाधनों का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें क्या क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय कर और उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आएगा। केंद्र सरकार से भी कुछ अनुदान मिलता है, राज्य सरकार के थ्रू भी मिलता है और स्थानीय कर का भी महत्व हो जाता है। तो ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो इसके संविधान संशोधन 73 के अनुसार किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में 73 संशोधन के तहत 1992 में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण उनकी जनसंख्याओं के अनुपात में होता है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है, जनसंख्या के अनुपात में होता है ये, है ना। तो एसटी और एससी के अनुपात कैसे हैं वो निर्भर करता है जनसंख्या पर, उसको आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की निगरानी कौन करता है? तो पंचायती राज कहाँ पे होगा? एक स्टेट के अंदर होगा पंचायती राज। तो पंचायती राज किसके अंदर आ जाएगा? राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसकी निगरानी कौन करेगा? फिर राज्य सरकार करेगा। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की निगरानी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार इन संस्थाओं को निर्देश देती है कि उनके कार्यों का मूल्यांकन हमेशा करे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की योग्यता क्या होती है?
अब देखो, एक सरपंच बनता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? 20 वर्ष मिनिमम। और क्या होना चाहिए उसके साथ साथ? है ना, भारत का वह नागरिक होना चाहिए, मतदाताओं सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो ये तीनों आ जाएगा, है ना। मिनिमम 21 वर्ष चाहिए, भारत का वह नागरिक हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य निर्वाचन, क्योंकि यह राज्य के अंदर है। तो राज्य के अंदर है, तो इसका चुनाव करने की जिम्मेदारी किसका होगा? राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? तो किस आधार पर दिया जाता है अनुसूचित जनजातियों को? आधार तो जनसंख्या के अनुपात पर, निश्चित प्रतिशत 33% के आधार पर, राज्य सरकार के विवेक के आधार पर। तो अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे, इसमें जनसंख्या का अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, एसटी, एससी या वुमन, तो उसके अनुपात पर ही क्या मिलेगा? उसको आरक्षण मिलेगा। उसके आधार पर ही आरक्षण उसे प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें रक्षा नीति, देखो, सड़क निर्माण बिल्कुल होता है, शिक्षा प्रबंधन भी होता है, जल आपूर्ति भी होता है। अब ये रक्षा नीति कहाँ है? रक्षा नीति तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है रक्षा नीति, इसके अंतर्गत नहीं आता है। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्तर पर विकासात्मक कार्यों का, जैसे सड़क निर्माण हो गया, शिक्षा प्रबंधन हो गया, जल आपूर्ति जैसे को संभालती है। रक्षा नीति केंद्र सरकार का विषय है, यह पंचायती राज संस्थाओं में कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव किस समिति ने दिया था? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? तो यह कौन सी समिति थी जो गठन का दिया गया था? तो इसमें है बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, LM सिंघवी समिति है और गाडगिल समिति है। तो गठन का सबसे पहले दिया था बलवंत राय मेहता, 1957 में दिया था, जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था था, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद था। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 7वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची। तो ये जो पंचायती राज संस्थाओं के जो अनुसूची हैं, उसको 11वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायत के बारे में बात करता है और 12वीं अनुसूची जो है वो करता है नगर निगम के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता किस योजना के तहत प्रदान की जाती है? तो किस योजना के तहत प्रदान किया जाता है? तो इसमें दिया गया है मनरेगा। ऑप्शन नंबर ए मनरेगा, बी PM आवास, सी 14 वित्तीय आयोग और डी है उज्ज्वला योजना। तो ये जो है 14 वित्तीय आयोग के तहत आपको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो अध्यक्ष, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष का चुनाव, तो अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? सीधे जनता द्वारा होता है, पंचायत सदस्यों द्वारा होता है, राज्य सरकार द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा होता है। तो इसका आंसर है पंचायत सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है इसकी अध्यक्ष का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष किया गया है? तो आरक्षण का प्रावधान जब भी ये आया, तब आरक्षण कौन सा है? 73 अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो ये जो है कब आया था? 1992 में आया था। तो आरक्षण का प्रावधान भी होगा 1992 में होगा, जिसमें महिलाओं को
पूरे देश में 33% आरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बाद में संशोधन करके 50% तक उसको कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में सम्मिलित है। पंचायती राज के कार्यों में क्या क्या सम्मिलित है? इसमें ग्रामीण स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, विदेश नीति भी नहीं है, रेलवे प्रबंधन भी नहीं है। तो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में ग्रामीण स्वच्छता सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज संस्थाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 21 वर्ष। पंचायत के चुनाव में खड़े होने के लिए आपको कम से कम 21 वर्ष की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो संवैधानिक दर्जा 73 के अमेंडमेंट के तहत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का मुख्य स्रोत क्या है? तो वित्तीय संसाधनों के लिए तीनों स्रोत थे, केंद्र सरकार का भी था, राज्य सरकार का भी था, स्थानीय कर भी था। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 73 अमेंडमेंट के तहत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की निगरानी कौन करता है? तो निगरानी कौन करता है? तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? तो योग्यता क्या होती है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष कंप्लीट किया होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह राज्य सरकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? तो उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? रक्षा निधि सम्मिलित नहीं है। हालांकि क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन आगे का क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप एक बार जरूर इसे देखिए तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो 11 अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से क्वेश्चन पूरे चेंज हो जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, पर यहाँ से भी वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन 31 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो यह संविधान के 243 अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो जी के तहत कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? तो यह वित्तीय शक्तियां प्रदान किया गया है, कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई है, विधायकी शक्ति प्रदान की गई है। मतलब यह सभी शक्तियां आर्टिकल 243G के तहत प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किसके लिए किया गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला। तो यह सभी के लिए किया गया है 243D। ये याद होना चाहिए आपको, ये आरक्षण से संबंधित है। आरक्षण का प्रावधान सभी के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के अनुच्छेद 243E के तहत 243E के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 साल के लिए होता है। तो ये कार्यकाल से संबंधित है 243E, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो इसके लिए राज्य वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है, जो वित्तीय स्थितियों का
समीक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की निगरानी कौन करता है? तो कौन करता है इसकी निगरानी? तो इसकी निगरानी करता है राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव की निगरानी ये आ जाएगा आपका राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के तहत जिला योजन समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका गठन किया जाता है जिला स्तर पर किया जाता है। तो जिला स्तर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 संविधान के अनुच्छेद 243 ZE के तहत महानगर योजना समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका आंसर भी होगा डी, महानगर स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 संविधान के अनुच्छेद 243B के तहत पंचायती राज संस्थाओं का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सभी स्तर पर किया जाता है। ग्राम पंचायत पर भी किया जाता है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? सदस्यों का चुनाव तो सीधा होता है। सदस्यों का चुनाव किस स्तर पर होता है? तो सीधे जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 संविधान के अनुच्छेद 243 ऐप के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो ये कौन करता है? नगर न्यायपालिका करेगा। इसके अयोग्यता कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है, इसके जो निर्धारण होगा वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 संविधान के अनुच्छेद 243H के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कौन सी वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं? कौन सी वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो 240 के तहत इसमें सारी वित्तीय शक्ति प्रदान की गई, जैसे कर लगाने की शक्ति होगी, अनुदान प्राप्त करने की शक्ति होगी, ऋण लेने की शक्ति होगी। तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा उपरोक्त डी। तो सारी वित्तीय शक्ति प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है संविधान के अनुच्छेद 243J के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लेख और लेखा परीक्षण का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए राज्य सरकार एक जिम्मेदार संस्था होती है जो ये सब कार्य करती है। लेख और लेखा परीक्षा इसके द्वारा किया जाता है 243J के तहत। क्वेश्चन नंबर 44 संविधान के अनुच्छेद 243L के तहत पंचायती राज संस्थाओं का गठन किन राज्यों में लागू नहीं होता है? कौन से राज्य में लागू नहीं होता है? तो सारे राज्य में लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर भी आ जाएगा आंसर डी, जहाँ पे पंचायती राज संस्था लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 45 संविधान के अनुच्छेद 243M के तहत पंचायती राज संस्थाओं का गठन किन क्षेत्रों में लागू नहीं होता है? तो किन क्षेत्रों में लागू नहीं होता है? तो यह अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता है, जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होता है और संघ शासित प्रदेश में भी लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर भी डी होगा। 46 संविधान के अनुच्छेद 243N के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? तो कौन सा प्रावधान किया गया है इसके लिए? तो इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो कौन से हैं? संक्रमणकालीन प्रावधान किए गए हैं। ये 243N के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान किए गए हैं। इस केस में अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पंचायत को हानि होती है या कोई गठन या कार्यकाल में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो संक्रमणकालीन प्रावधान उसके लिए उत्तरदायित्व देता है। क्वेश्चन नंबर 47 संविधान के अनुच्छेद 243O के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को
किस अदालत में चुनौती दी जा सकती है? तो इसके लिए कोई अदालत नहीं होती है, इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। तो ये रहे आज के पंचायती राज संस्था से संबंधित जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आगे का सीरीज आगे और करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।